फर्मी पैराडॉक्स का सबसे बड़ा सॉल्यूशन। हम हमेशा से एलियंस को हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो मानते आए हैं, मगर जब बात आती है उनसे कांटेक्ट करने की तो हम यही माना करते हैं कि हम उनसे इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि या तो हम इंटरस्टेलर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, या फिर उनके सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाते, या सिंपली उनकी विजुअल प्रेजेंस को समझ ही नहीं पाते। हालांकि इस सो कॉल्ड फर्मी पैराडॉक्स में इस बार एक नया एंगल आया है इस पॉसिबिलिटी का कि एलियंस हाईली इंटेलिजेंट तो है, मगर उनके प्लैनेट्स ही इस तरह से बने हुए हैं कि वो अपने प्लैनेट की ऑर्बिटल बाउंड्रीज को एस्केप नहीं कर पाते। ऐसे लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट्स या वर्ल्ड्स को एस्ट्रोनॉमी की भाषा में फिश बाउल वर्ल्ड्स कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फिश बाउल वर्ल्ड थियरीज के साथ साथ ऐसे प्रोबेबल प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद फिश बाउल वर्ल्ड्स हो सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कितनी एक्टिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन इस समय एग्जिस्ट करती है, इसका पता लगाने के लिए साल 1961 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंक ड्रेक ने एक प्रोबेबिलिस्टिक आर्गुमेंट एक इक्वेशन के रूप में रखा था जो कुछ इस तरह की दिखती है, और इस इक्वेशन को ड्रेक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इस इक्वेशन में गैलेक्सी के एवरेज स्टार फॉर्मेशन रेट को कई सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे परसेंटेज ऑफ स्टार्स जिनके पास प्लैनेट्स है, परसेंटेज ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स पर स्टार, फ्रैक्शन ऑफ प्लैनेट्स जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में लाइफ सस्टेन करवा पाएंगे और वो भी जो कभी इंटेलिजेंट लाइफ की स्टेज तक पहुंच पाएंगे। अब इस मल्टीप्लाइड फिगर को फिर अनप्रोबेबल प्लैनेट्स के परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया जाता है जो डिटेक्टेबल सिग्नल्स एमिट करने के क्लोज होते हैं, और उन सिग्नल्स की ड्यूरेशन भी, और इन सभी वैल्यूज के प्रोडक्ट के रूप में हमें जो वैल्यू मिलती है ना, वो होती है टोटल नंबर ऑफ एक्टिव एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशंस जो किसी भी गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती है। हालांकि इस इक्वेशन की करेक्ट वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि हमारे पास एज एक्यूरेट एज पॉसिबल डेटा मौजूद हो। नाउ चूंकि हम किसी दूसरी गैलेक्सी के एक एक प्लैनेट को उतना क्लोजली नहीं ऑब्जर्व कर पाते, इसलिए हमारी अभी की लिमिटेशंस के हिसाब से हम सिर्फ मिल्की वे को लेकर ही ये फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों, जब एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने अपने पास अवेलेबल डेटा को लेकर ये सारी वैल्यूज ड्रेक इक्वेशन में डाली ना, तो एज ए रिजल्ट हमें 12,500 का एस्टिमेट फिगर देखने को मिला, which means as per ड्रेक इक्वेशन इस वक्त मिल्की वे के अंदर करीब 12,500 इंटेलिजेंट लाइफ्स एग्जिस्ट करती है। लेकिन इनमें से हम किसी के कांटेक्ट में क्यों नहीं आ पाते? वेल, अभी तक ये सवाल पूछे जाने पर हमने यही माना कि इसके पीछे हमारा टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड होना है। बट जर्नल ऑफ द ब्रिटिश में फरवरी 2024 में एलियो क्विरोगा नाम के एक व्यक्ति ने सोलली एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया titled Introducing the Exoplanet Escape Factor and the Fish Bowl Worlds। एंड इसमें हमें दो ऐसी कैटेगरीज ऑफ एक्सोप्लैनेट से इंट्रोड्यूस करवाया गया जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स ना सिर्फ ऑलमोस्ट सारे अर्थ लाइक प्लैनेट्स के साथ मैच करते हैं, बल्कि ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों उनके ऊपर अच्छे से रिसर्च करने के बावजूद हम उनसे कभी भी कम्युनिकेट करने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो देखो दोस्तों, किसी भी सिविलाइजेशन का डिटेक्टेबल होना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उसकी ऑर्बिट एस्केप करने की फ्रीक्वेंसी पे। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर कोई सिविलाइजेशन बार बार सैटेलाइट्स को अपने ऑर्बिट में भेजती है तो उसके सिग्नल्स तो उस सिविलाइजेशन की डिटेक्टिबिलिटी को बढ़ा देती है, राइट? क्योंकि देखो, कभी ना कभी तो सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच होने वाले सिग्नल ट्रांसमिशन में इंफॉर्मेशन लीकेज तो आएगी ही, पर क्या हो अगर कोई स्पीसीज हाईली एडवांस होने के बावजूद अपनी प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी को ही ना अटेन कर पाए? नहीं समझे? अब यहाँ पर हम कहना क्या चाहते हैं उसे आसानी से समझते हैं। देखो, एस्केप वेलोसिटी बेसिकली वो स्पीड होती है जिस स्पीड से वर्टिकली उड़ने से कोई स्पेसक्राफ्ट उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप कर लेता है। now हमारी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी जब रॉकेट्स को स्पेस में जाना होता है तो वो धरती की ग्रेविटेशनल बाउंड्रीज में इसी या इससे ज्यादा स्पीड से उड़ा करते हैं। बट ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट फिगर नहीं है। किसी प्लैनेट के साइज, एटमॉस्फेयर, उसकी स्टार से प्रॉक्सिमिटी और उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये एस्केप वेलोसिटी फ्लक्चुएट भी होती रहती है। अब इसे लाइव इलस्ट्रेट करने के लिए जरा एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेटर को खोलते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ हर चीज को अर्थ रेडियस और अर्थ मैसेस के मेट्रिक में रखते हैं तो एक ऑल की वैल्यू हमें 11.18 की ही एस्केप वेलोसिटी मिलती है जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर हम इसी मेट्रिक में किसी ऐसे प्लैनेट की बात करें जिसका मास सपोज 18 अर्थ के बराबर हो और रेडियस केवल पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा हो, तो ऐसे में ना
उस प्लैनेट की डेंसिटी ऑटोमेटिकली अर्थ के कंपैरेटिवली करीब 3.5 गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस जरा सी चेंज की वजह से उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़कर 21.2 किलोमीटर पर सेकंड की हो जाएगी। अब देखो ये आंकड़ा आपको इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, कंसीडरिंग कि डेंसिटी के इतने मल्टीपल बढ़ने के बाद भी वेलोसिटी केवल 10 किलोमीटर पर सेकंड ही तो बढ़ी है। लेकिन अगर इस डेटा को हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें ना, तो जहां अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 40,320 किलोमीटर पर आवर की निकलती है, वहीं पर इस नए प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी 76,320 किलोमीटर पर आवर की बन जाती है, यानी पिछली वैल्यू के ऑलमोस्ट डबल। अब ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि इश्यू ये भी है कि जितना बड़ा प्लैनेट उतना बड़ा उसका ग्रेविटेशनल डायमीटर, यानी ना सिर्फ किसी स्पेसक्राफ्ट को एस्केप वेलोसिटी अटेन करने के लिए उतना एक्सटेंसिव पैरामीटर टच करना होगा, बल्कि उस स्पीड को अर्थ के कंपैरेटिवली कई गुना लंबे समय तक मेंटेन भी करना होगा, जो कई केसेस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बावजूद पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड दैट इज द पॉइंट हियर। हम जितने भी सुपर अर्थ्स को ऑब्जर्व करते हैं ना, उनकी एस्केप वेलोसिटी ही इतनी ज्यादा है कि वहां रहने वाले लोगों के लिए स्पेसक्राफ्ट्स तो क्या, सैटेलाइट्स तक स्पेस में पहुंचाना इम्पॉसिबल होगा, जिनमें से कुछ प्लैनेट्स का डेटा क्विरोगा ने भी अपने पेपर में दिया था। अब देखो इसमें आप देख सकते हैं कि ज्यादातर एक्सोप्लैनेट्स अर्थ से ज्यादा ही एस्केप वेलोसिटी रखते हैं, जो एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्यों हर कंडीशन मीट होने के बावजूद हमें वहां इंटेलिजेंट लाइफ बीइंग नहीं मिलती है। अब देखो हो सकता है कि इन ग्रहों पर भी इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती हो, लेकिन चूंकि वो सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट के ऑर्बिट तक ही नहीं पहुंच पाती, इसीलिए उनका हमसे मिलना इम्पॉसिबल बन जाता है। अब कभी आपने किसी फिश बाउल को देखा है, चारों तरफ बस पानी ही पानी भरा रहता है, राइट? लेकिन मछलियां उसी पानी के थ्रू कम्युनिकेट भी कर लेती है, फिर चाहे वो फिश बाउल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वेल, क्यूरागो ने गौर किया कि जो प्लैनेट्स सुपर अर्थ्स के बाद लाइफ सस्टेनेबिलिटी के सबसे क्लोज होते हैं, वो असल में ओशियन वर्ल्ड्स ही तो होते हैं, लाइक गैनीमीड फॉर एग्जाम्पल। अब प्रैक्टिकल स्पेक्यूलेशंस को देखते हुए क्यूरोगा ने यह कंक्लूड किया कि किसी भी फ्लूइड इन्वायरमेंट में अनएडेड कम्युनिकेशंस जल्दी ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू अर्थ की कंडीशन में। now अगर लॉजिकल प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो हमें सैटेलाइट्स या ऐसे ऑर्बिटल ऑब्जेक्ट्स की जरूरत इनिशियल स्टेजेस में इसीलिए तो पड़ती है ताकि लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाई जा सके। और अगर मान लो हमें लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, तो शायद हम कभी भी उस लेवल के सैटेलाइट्स और ऑर्बिटल डिवाइसेस को स्पेस में भेजते ही नहीं, जैसा कि अभी हम भेजते हैं। एलियो के अनुसार यही केस ओशियन वर्ल्ड्स में रहने वाली सिविलाइजेशन के साथ भी हो सकता है। वो इतनी इजीली लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन कर लेती होंगी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद उन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ता होगा कि किसी सैटेलाइट को वो स्पेस में भेजे या फिर किसी बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर करे, जिस कारण से उन्होंने कभी भी स्पेस को एक्सप्लोर करने का ट्राई ही नहीं किया होगा और हमारे लिए वो अनट्रैकेबल बनी रही है। मतलब सोचने वाली बात है ना। अब इसी पॉसिबिलिटी में एलियो ने यूरोपा का भी एग्जांपल लिया। जुपिटर का मून यूरोपा वार्म वाटर कंटेन तो करता है, मगर बर्फ की एक मोटी परत के नीचे। अब गेस करके देखो कि अगर बर्फ के उस मोटी चादर के नीचे कोई सभ्यता रहती भी होगी, तो उसने कभी अंतरिक्ष तो छोड़ो आसमान भी नहीं देखा होगा, जिस वजह से स्पेस या आउटर वर्ल्ड को लेकर अपनी अननोननेस के चलते उन्होंने अपनी हाई टेक्नोलॉजी को कभी भी इस फील्ड में फोकस ही नहीं किया होगा। एंड हेंस हम आज भी उनसे अनजान हैं। क्विरोगा द्वारा दी गई ये 3 थियरीज ना सिर्फ हमें एक वाइडर स्पेक्ट्रम देती है चीजों को देखने की, बल्कि एक नई पॉसिबिलिटी भी क्रिएट करती है उन प्रोबेबल स्पीसीज के लिए जिन्हें ड्रेक इक्वेशन इग्नोर कर देती है और जिन्हें बिना इंटरैक्शन के ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। वैसे अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर भी जीवन की जो शुरुआत है वो ओशियन से ही तो हुई थी। ओशियन से ही जीवों ने जन्म लिया, लेकिन धीरे धीरे कुछ कारणवश कुछ जीवों को जमीन पे आने की जरूरत पड़ी। लेकिन मान लो कि अगर किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ ने जन्म लिया है और वहां पर जमीन जैसा कोई हिस्सा ही ना हो, या फिर उन्हें जमीन पर आने की जरूरत ही ना पड़ी हो, तो क्या वो जमीन पे आएंगे और क्या वो इवॉल्व होकर ह्यूमंस की तरह बनेंगे? नहीं बन सकते। इस तरह के ग्रहों में एलियन लाइफ तो मौजूद होगी, लेकिन वो हमसे कांटेक्ट कभी कर ही नहीं पाएगी और उनके दिमाग में कभी ये सवाल आया भी नहीं होगा कि ऊपर आसमान में और भी कोई ग्रह है क्या। वैसे दोस्तों, आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं कि आगे के कुछ मिशंस आइस वर्ल्ड्स की ओर टारगेट किए जा रहे हैं, जैसे कि ओशियन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, जो शायद हमें इस थियरी की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा दे दे। मगर दोस्तों, जाते जाते किन्हीं 5 ओशियन प्लैनेट्स के नाम हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लेके जरूर बताना। देखते हैं कि आप में से किन किन लोगों को वाकई में एस्ट्रोनॉमी के बारे में सच में पता भी है या नहीं। गूगल मत करना,
अपने से याद है तो नीचे लिख के बताओ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है कि जब निकोलाई टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की खोज कर ही ली थी तो फिर उनकी यह आविष्कार आज दुनिया में क्यों नहीं है, हम दोबारा से उसे अचीव क्यों नहीं कर पाते, और आखिर वो कौन शख्स था जिसने निकोलाई टेस्ला के इस महान प्रोजेक्ट को पूरा होने ही नहीं दिया जो आज दुनिया को बदल सकती थी। जानने के लिए यहाँ पर टैप करो और इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आ जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।